हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, ये हमारी जीएसटी का 4th क्लास है और ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी क्या है, जीएसटी के फीचर्स बात करेंगे और जीएसटी के बेनिफिट्स क्या क्या हुआ है डिफरेंट पार्टीज़ को, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो थ्योरी हो या फिर शॉर्ट नोट हो, ऐसे आ सकता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते। जीएसटी के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट्स हुआ है फॉर इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जीएसटी जब आया, हमारी जो 3 लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें जीएसटी का जिक्र कहीं पे नहीं था। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स किए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 101 अमेंडमेंट थे। ठीक है, और उसी की वजह से जीएसटी इंडिया में आ पाया। सो क्या क्या वो मेजर अमेंडमेंट्स थे वो हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, सो कुछ 4-5 पॉइंट के अमेंडमेंट थी। पहले कुछ ये हुआ कि बहुत सारे आर्टिकल्स, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स थे, उनमें कुछ नए आर्टिकल्स को ऐड किया गया। ठीक है, उसमें से एक आर्टिकल था आर्टिकल 279A। ठीक है, ऑलरेडी आर्टिकल 279 था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इन लोगों ने एक नया आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 279A। और ये जो अमेंडमेंट था, ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह आ सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 अमेंडमेंट, मतलब इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन 100 टाइम्स अमेंडमेंट हो चुका था, ये 101वां अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, सो आर्टिकल 279A मतलब इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 279A कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, एक नया आर्टिकल। और रीजन क्या था सर, क्यों ये आर्टिकल, नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया? फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल बनाना था, एक ऐसा बॉडी बनाना था जो जीएसटी रिलेटेड ऑल मैटर्स को हैंडल करे और गवर्नमेंट को हेल्प करे। ठीक है, इसीलिए एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया, जिससे पावर दिया गया कि प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया कि वो जीएसटी काउंसिल बनाएंगे। ठीक है, फिर और एक आर्टिकल लिया गया हमारा, आर्टिकल 246A। ये और एक नया आर्टिकल ऐड किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। और यहाँ पे आपको पता होगा कि आर्टिकल 246 जो था, ठीक है, इसमें क्या थे, हमारे लिस्ट थे, एंट्री नंबर्स। ये आर्टिकल 246 में ये लिखा था कि किस किस एंट्री के ऊपर, किस किस टॉपिक के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, किस किस टॉपिक के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, और कौन कौन सी टॉपिक के ऊपर हमारा बोथ, मतलब कॉन्करेंटली दोनों स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर लॉ बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको कि वहाँ पे कहीं पे भी जीएसटी का नाम नहीं था, तो इन्होंने एक स्पेशल आर्टिकल इंसर्ट किया, आर्टिकल 246A, जिसमें पावर दिया गया। ये आर्टिकल पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को एंड स्टेट लेजिस्लेचर को, फॉर मेकिंग लॉ रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। ओके, सो और ये आर्टिकल एम्पावर करता है बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप जीएसटी के ऊपर लॉ बना सकते हो इंडिया में। ठीक है, फिर जो थर्ड वाला अमेंडमेंट किया गया था मेजरली, वो था डुअल जीएसटी मॉडल। मैंने आपको बताया था कि इंडिया है जो है वो फेडरल गवर्नमेंट फॉलो करता है, मतलब स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट रहेगा, सेंट्रल पे अलग गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट रहेगा। तो यहाँ पे भी वही हुआ, जीएसटी में डुअल मॉडल किया गया, जहाँ पे दोनों को पावर दिया गया कि दोनों मिलकर टैक्स लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ जॉइंटली टैक्स लेंगे जीएसटी का। ठीक है, मिलकर। ओके, फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया आईजीएसटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, एक टैक्स रखा गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। एक टैक्स रखा गया एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन एक रखा गया आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि सेंटर ही कलेक्ट करेगा, लेकिन वो इंटर स्टेट सप्लाई पे होगा। अब ये इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, वो सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन आईजीएसटी एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू आर्टिकल 269A। ठीक है, सो ये मेजर अमेंडमेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, 101 अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है और इसकी क्या क्या फीचर्स हैं। ओके, सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेसिकली क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? एक वैल्यू एडेड टैक्स है।
ठीक है, जो कि अप्लाई होता है कब लगता है ये टैक्स? ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, चाहे आप गुड्स की सप्लाई करो, चाहे आप सर्विसेज की सप्लाई करो, किसी भी सप्लाई करो, उसके ऊपर लगता है गुड्स मतलब जीएसटी। ठीक है, लेकिन एक जगह पे ये नहीं लगता, एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अगर आप अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन की सप्लाई कर रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अब हम ईच पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि क्या है एक्चुअली। पहले हम बात करते हैं कि सर वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, एक सप्लाई चेन का जो हम ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, राइट, ये है हमारा सप्लाई चेन। मान लीजिए कि जीएसटी किस कब कब लगता है और किसके ऊपर लगता है वो हमें सीखना है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने कोई भी एक चीज़ बनाई जिसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ या फिर जिसकी सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़, और जीएसटी का रेट आप मान के चलिए कि 10% है। ठीक है, तो इसके ऊपर सर जीएसटी कितना लगेगा? 10% लगेगा, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा उस प्रोडक्ट का? 110। सर होलसेलर को बस ये जो पूरा प्राइस है वो कौन पे करेगा? होलसेलर पे करेगा। होलसेलर को कितना कॉस्ट पड़ेगा सर? होलसेलर को पड़ेगा यहाँ पे 100 रुपीज़ का कॉस्ट। सर 100 रुपीज़ का क्यों? क्योंकि ये जो 10 रुपया है ये उससे क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, इसे बोला जाता है आईटीसी। हम फ्यूचर में इसे पढ़ेंगे आईटीसी क्या होता है। ठीक है, वो आशीर्वाद जो कंपनी बनाता है उसका वाला नहीं, या फिर जो क्लासमेट की कॉफ़ी वो वाला आईटीसी नहीं। इसका मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है सर, क्यों इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है? आपने तो बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स लगता है वो होलसेलर जब पे करता है तो पे करना पड़ता है, उसमें आईटीसी नहीं मिलता, मतलब क्रेडिट नहीं मिलता। वो पुराने टैक्स में होता था, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उस वाले केस में होता था। लेकिन यहाँ पे हर जगह पे जीएसटी लगता है, तो इसीलिए टैक्स भी सेम है, रेट भी सेम है, इसीलिए जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, इसको होलसेलर को कितना कॉस्ट पड़ा? 100 रुपीज़। इसमें इसने प्रॉफिट ऐड कर लिया 20 रुपीज़, तो टोटल सर कितना आ जाएगा? 120 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है कि टैक्स तो लगेगा, रेट कितना है? 10%, तो कितना रुपए का टैक्स आएगा? 12 रुपए का। गवर्नमेंट यहाँ पे 12 रुपए का टैक्स नहीं ले रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपको बस 2 रुपए का टैक्स देना है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 10 रुपया है ये 10 रुपया का टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ले चुका है। देखिए ये जो 12 रुपये आ रहा है ना वो किसके ऊपर आ रहा है? 100 रुपीज़ के ऊपर 10 रुपये आ रहा है, और ये जो 20 रुपीज़ है उसके ऊपर 2 रुपये आ रहे हैं, इससे मिल के 12 आ रहा है। 10 + 2 तब तो 12 आ रहा है ना। तो 10 तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ले चुका है। ठीक है, और बस होलसेलर को कितना पेमेंट करना है? 2 रुपये पेमेंट करना है। लेकिन पहले क्या होता था? पहले ये जो टोटल कॉस्ट था, मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या होता था? 110 ही टोटल होलसेलर का कॉस्ट लिया जाता था। इस वजह से जो भी वो टैक्स मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे मैन्युफैक्चरर को जो टैक्स पे करता था उसका क्रेडिट उसे नहीं मिलता था, जो कि जीएसटी में एलिमिनेट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह से ये जो चेन है वो आगे चलता रहता है, जितना आप वैल्यू ऐड करेंगे, इसीलिए इसे बोला जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। जो भी बंदा जितना वैल्यू ऐड करेगा उसी के ऊपर उसे टैक्स देना है। यहाँ पर होलसेलर ने 20 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन किया तो इसे 20 रुपीज़ का ही टैक्स देना है। ठीक है, ये और क्लैरिफाई आपको हो जाएगा जब हम आईटीसी वाला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी समझ लीजिए कि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। और सर इसे डेस्टिनेशन बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेस्टिनेशन टैक्स मतलब ये उस जगह पे लगेगा जहाँ पे गुड्स का कंज्यूम हो रहा है। मान लीजिए कि मुंबई से भुवनेश्वर गुड्स आया। ठीक है, मुंबई से गुड्स आया भुवनेश्वर, तो सर जीएसटी कहाँ पे लगेगा? सर भुवनेश्वर पे लगेगा, जहाँ पे मतलब भुवनेश्वर में गुड्स का जीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्योंकि जहाँ पे गुड्स की कंजप्शन होगा, जहाँ पे गुड्स जाके पहुँचेगा, अल्टीमेट कंजप्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, और अल्कोहलिक लिक्योर ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। कोई भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट के ऊपर जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे सेंटर और स्टेट ने एग्री नहीं किया, और ज़्यादा रेवेन्यू सेंटर को या स्टेट को आता है इसमें, तो वो लोग एग्री नहीं किए, तो इससे आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी रखा गया है। ठीक है, सो आपको कोई एमसीक्यू कभी भी आ सकता है कि किसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, वो है अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 366
16A, ठीक है। इस आर्टिकल के तहत हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि जीएसटी, सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इज नॉट काउंटेबल फॉर जीएसटी या फिर नॉट लायबल फॉर जीएसटी। ओके, सो ये था जीएसटी का टोटल फीचर्स। अब बात करते हैं सर जीएसटी के फीचर्स क्या है। ये तो था जीएसटी का मतलब, जीएसटी का फीचर्स क्या है बताइए। पहला पॉइंट ये है कि एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज उस टाइम पे एप्लीकेबल होता है। अगर आप कोई गुड्स या फिर सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, सेल या फिर सप्लाई करते हैं, तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होता है। यानी कि ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ सर आपको गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल होगा, इसीलिए इसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेकेंड वाला पॉइंट ये है कि जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। अभी मैंने बताया आपको कि जिस जगह पे गुड्स की कंजप्शन होगा, यानी कि मुंबई से अगर भुवनेश्वर आ रहा है गुड्स, अगर भुवनेश्वर पे गुड्स की कंजप्शन हो रहा है तो जीएसटी भुवनेश्वर में एप्लीकेबल होगा। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि बोथ सेंटर एंड स्टेट विल इम्पोज जीएसटी साइमल्टेनियसली। हमने अभी पहले पढ़ा था कि डुअल जीएसटी मॉडल क्या है। डुअल जीएसटी मॉडल आज ही पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है। सो डुअल जीएसटी के तहत सेंटर एंड स्टेट दोनों के पास पावर है जीएसटी कलेक्ट करने की, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। मैंने अभी आपको समझाया था कि जितना भी टैक्स होलसेलर पेमेंट करता है मैन्युफैक्चरर को, उसकी क्रेडिट उसे मिल जाता है। उसी तरह से जितना भी टैक्स रिटेलर पेमेंट करेगा होलसेलर को, उसकी भी क्रेडिट उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चेन है, क्रेडिट जो मिलने का जो चेन है, वो चलता जाएगा अल्टीमेट मतलब कंज्यूमर तक, जो कस्टमर है उससे ही आखिर में जाके जीएसटी पेमेंट करना है, ठीक है। जो जीएसटी का बर्डन है वो किसके ऊपर आखिर में जाके लगेगा, वो है अल्टीमेट कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर है, जैसे हम जैसे आम इंसान है उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फिर लास्ट नंबर पॉइंट आता है जीएसटी एलिमिनेट कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। मैंने अभी आपको एग्जांपल शो किया था कि जीएसटी पहले वाले टैक्स में क्या होता था, जो भी मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट किया वो ऐड हो जाता था होलसेलर की प्राइस में, लेकिन इस वाले केस में जीएसटी के बाद वो ऐड नहीं होता है, तो इसीलिए टैक्स ऑन टैक्स एलिमिनेट हो जाता है टोटली, ठीक है। फिर बात आती है और एक जो फीचर है इसका, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जीएसटी का रेट ऑल ओवर द इंडिया सेम है। वैट की केस में क्या होता था, उल्टा होता था, दिल्ली में एक रेट, मुंबई में एक रेट, उड़ीसा में एक रेट, लेकिन जीएसटी में सबके लिए रेट सेम है, ठीक है। अगला फीचर है जीएसटी एप्लीकेबल ऑन इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। और भी इन्होंने एक चीज़ कर लिया है कि अगर आप कोई गुड्स या फिर सर्विसेज की इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लास्ट में अल्टीमेट बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर। इसका मतलब ये है कि जीएसटी किसको भरना है सर, अल्टीमेट किसके पॉकेट से पैसा जाने वाला है, हम जैसे कस्टमर्स की पॉकेट से पैसा जाने वाला है, ठीक है। सो ये है बेसिकली जीएसटी के फीचर्स, ठीक है। पहला तो ये है कि ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जब आप गुड्स या फिर सर्विसेज कुछ बेचेंगे तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। दूसरा पॉइंट ये कि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है। तीसरा, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों इसे कलेक्ट करते हैं। चौथा वाला पॉइंट है कि ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है, कॉन्टिन्यूस टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड करता है। लास्ट नंबर पॉइंट है जीएसटी एलिमिनेट कास्केडिंग इफेक्ट। जो टैक्स ऑन टैक्स था या फिर जो डबल टैक्सेशन था, जीएसटी उसे टोटली एलिमिनेट कर लिया। यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि रेट हर देश में हर जगह रेट एक ही रेट है, वन नेशन वन टैक्स। उसके बाद आता है कि इंपोर्ट के ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। और लास्ट नंबर पॉइंट है कि बर्डन कौन भरेगा जीएसटी का, फाइनल कंज्यूमर, ओके। अब हम बात करेंगे कि जीएसटी के कुछ बेनिफिट्स के बारे में, कि जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ओके। बहुत ही आसान होने वाला है, एग्जाम में आएगा तो आप बहुत आराम से लिख पाओगे इसको, ठीक है। सो पहले हम बात करेंगे कि सर बिजनेस हाउसेस के लिए जीएसटी का क्या क्या बेनिफिट्स था, जीएसटी आने से बिजनेस हाउसेस को क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो पहला जो बेनिफिट हुआ वो है इजी कंप्लायंस का। कितने टैक्स लिए जाते थे सर, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, वैट, ऑक्ट्राई ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ऐसे बहुत टाइप के टैक्स 20-30 टाइप के टैक्स लिया जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट के 10-15 टैक्स थे, स्टेट गवर्नमेंट के 10-15 टैक्स थे। सबकी कंप्लायंसेस अलग, सबके लिए अलग अलग पेमेंट करना पड़ता था, सबको अलग सर्विस टैक्स अलग दो, एक्साइज अलग दो, वैट अलग दो, उसके रिटर्न भरो,
ठीक है। जीएसटी आया और एक चीज अच्छा कर लिया कि इनकी जो कंप्लायंसेस है वो कम हो गया। सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा जीएसटी, आप इसी की ही रिटर्न वगैरह भरो, उसी की ही कंप्लायंसेस करो। तो लॉ में जो बिजनेसमैन की जो बर्डन था, लीगल बर्डन, वो हल्का हो गया सर जीएसटी आने से, ठीक है। फिर आया यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर। ये बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा हुआ। ऐसा होता था कि गुजरात वालों वैट बहुत कम लेते थे, 5% 10% का, तो सारे बिजनेसमैन चाहते थे कि हम गुजरात में बिजनेस करें, ठीक है। सो उड़ीसा में कोई बिजनेसमैन अगर चाहता कि मैं बिजनेस करूं, तो देखता था कि उड़ीसा में टैक्स रेट ज़्यादा है, तो इसीलिए हम उड़ीसा में नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर उड़ीसा के लोगों को, उड़ीसा के जो बिजनेसमैन है उन्हें प्रॉब्लम होता था, गुजरात के बिजनेसमैन को बहुत अच्छा होता था क्योंकि वैट कम था, तो उनकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आता था वो बहुत कम आता था, ठीक है। उड़ीसा की जो प्रोडक्ट बनती थी उसकी कॉस्ट ज़्यादा आता था। सो यूनिफॉर्म टैक्स रेट जब हो गया, यानी कि पूरा का पूरा गुजरात में भी सेम रेट है, उड़ीसा में सेम रेट है, दिल्ली में भी सेम रेट है, तो बिजनेसमैन के लिए कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, ठीक है। सो सबके लिए टैक्स रेट है कि तो सबकी बिजनेस ग्रो करने का जो बेनिफिट है वो अच्छा आएगा। और यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर होने के लिए पूरा देश की मार्केट सबकी बिजनेसमैन के लिए खुल गया, ठीक है। फिर बात आया रिमूव ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। जो मैंने बताया मेन जो डिमेरिट था ओल्ड टैक्स सिस्टम में वो क्या था, कास्केडिंग इफेक्ट, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर आप फिर से टैक्स लेते थे, और डबल टैक्सेशन, एक ही प्राइस के ऊपर आपको 2 बार टैक्स लिया जाता था, ठीक है। आप पिछला वाला क्या क्लास याद करिए, 100 रुपीज़ के ऊपर होलसेलर भी टैक्स देता था, मैन्युफैक्चरर भी टैक्स देता था, तो बेचारा डबल टैक्सेशन, गवर्नमेंट को 10 करके 20 रुपये मिलते थे एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट 10 रुपये लेता था, स्टेट गवर्नमेंट 10 रुपये लेता था। सो बेचारा बिजनेसमैन क्या करेगा, अल्टीमेटम उसके ऊपर तो बर्डन आ जाता था ना। तो इसीलिए कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो गया आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक्चुअली बिजनेसमैन को ही हुआ है, क्योंकि उनकी इसी वजह से जीएसटी लाने का मेन जो मोटिव था इसी यही था कि बिजनेसेस ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस हो इंडिया में, ठीक है। फिर इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, जैसे मैंने बताया कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया। दिल्ली के जो गुजरात के लोगों के लिए टैक्स कम था, तो गुजरात के जो वेंडर्स थे उनके लिए प्राइस कम पड़ता था, उड़ीसा लोग compete नहीं कर पाते थे। लेकिन अब सबके लिए एक ही रेट है, तो सब आराम से compete कर पाएंगे, तो कंपटीशन अच्छा होगा, हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा बिजनेस में। और जैसे मैंने बताया अल्टीमेटम कॉस्ट रिड्यूस हुआ है। कॉस्ट रिड्यूसर क्यों हुआ है, क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स कम हो गया, डबल टैक्सेशन कम हो गया, तो अल्टीमेटम प्राइस कम ही होगा, ठीक है। सो ये सारे सारे बेनिफिट्स हुआ है बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अपने एग्जाम में इसको लिख सकते हैं, 5 पॉइंट आराम से हो जाएगा। इजी कंप्लायंस हो गया, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट, रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। सो ये हुआ है बिजनेसमैन के लिए फायदा। सर गवर्नमेंट को कुछ फायदा हुआ है क्या, गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ है। गवर्नमेंट को पहला जो फायदा हुआ है वो है सिंपल एंड इजी एडमिनिस्टर, ठीक है। गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत इजी हो गया, क्योंकि टैक्स ही बहुत सिंपल हो गया, एक ही टैक्स है, इतने सारा टैक्स आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लायंसेस देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक ही टैक्स देखिए, जीएसटी आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ईजी हुआ है, गवर्नमेंट का जो वर्क लोड था वो थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। बेटर कंट्रोल ऑन लीकेज, बहुत सारे टैक्स होते थे, इसीलिए कोई आदमी कब कोई टैक्स नहीं देता था, कब कोई टैक्स की चोरी हो जाता था, गवर्नमेंट को पता नहीं चलता था। अब एक ही टैक्स है तो टाइमली देना पड़ेगा, अगर एक ही टैक्स नहीं दोगे तो आराम से पकड़े जाओगे, ठीक है। जब आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं ना, तो लोग, आप मेनली गवर्नमेंट क्या देखता था कि मेन रेवेन्यू कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जो छोटे मोटे टैक्स थे वो लेता तो था गवर्नमेंट, कलेक्ट तो करता था, लेकिन शायद कोई नहीं देता था, कोई इसको अवॉइड इवाजन कर लेता था। लेकिन अब जीएसटी देना है तो एक ही टैक्स है, तो आपको कंपल्सरीली देना पड़ेगा, तो बेटर कंट्रोल ऑन लीकेज, टैक्स चोरी ज़्यादा बच गया है जीएसटी आने से। इसीलिए अगर आपने कभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होगे तो आप देखोगे कि जीएसटी का कलेक्शन लाखों करोड़ में होता है, 1,40,000 करोड़, 1,30,000 करोड़ मंथली कलेक्शन होता है जीएसटी में। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट आया है हाई रेवेन्यू एफिशिएंसी, इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। ओल्ड टैक्स में जितना लोग मतलब टैक्स की चोरी करते थे, न्यू में उतना मतलब जीएसटी में उतना नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए रेवेन्यू बढ़ा है। और जो लास्ट वाला जो पॉइंट है बूस्ट मेक इन इनिशिएटिव,
तो गवर्नमेंट का जो मेजर पॉइंट ये था कि बिजनेसेस को बढ़ावा दो इंडिया में जॉब्स ज़्यादा क्रिएट करना है तो बिजनेसेस को बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए जीएसटी लाना एक ज़रूरी था। और ये हेल्प करता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में, बहुत ज़्यादा लोग बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि बाहर की जो कंपनी है, फॉरेन की जो कंपनी है, वो भी आती है इंडिया में अब बनाना चाहती है चीज़ें, क्योंकि इंडिया में टैक्स ईजी हो रहा है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। इंडिया की जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो ईजी हो गया, तो बहुत बाहर की जो कॉरपोरेट्स है, सैमसंग आ गया इंडिया में, बहुत सारे और भी बहुत सारे कंपनी जो कि इंडिया में आके अब अपना चीज अपनी जो प्रोडक्ट है वो बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। तो जो मेक इन इंडिया मूवमेंट था, गवर्नमेंट चाहता था कि उसे इनिशिएट करे, वो जीएसटी की वजह से सक्सेसफुली हो रहा है। अब बात करते हैं अल्टीमेट और हम जैसे लोगों के बारे में। सर क्या हमें भी कुछ फ़ायदा हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है ना। जीएसटी की वजह से कुछ चीज़ों की प्राइस कम हो गई है, ठीक है। सर आप कैसे बात कर रहे हो? अभी तो इन लोगों ने पेपर पे भी जीएसटी लगा दिया, आटा पे भी लगा दिया, चावल पे भी लगा दिया। हाँ, कुछ चीज़ों की अल्टीमेटम प्राइस बढ़ा है, लेकिन जो पहले था, जैसे कि गारमेंट्स हो गया, जैसे कि और भी कार वगैरह हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, उनकी जो प्राइस है अल्टीमेटम थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि जो डबल टैक्सेशन होता था वो कम हो गया है। मतलब पहले जिसके ऊपर टैक्स लगता था एग्जिस्टिंग सिस्टम में, उसकी कंपैरिजन में, एग्जिस्टिंग टैक्स के कंपैरिजन में इसमें जीएसटी कम कलेक्ट होता है, इसीलिए हमें भी कम टैक्स देना पड़ता है और अल्टीमेटम हमें ही फायदा होता है। सो वही चीज़ें यहाँ पे बोला गया है, रिलीफ इन ओवरऑल टैक्स बर्डन, मतलब टैक्स बर्डन धीरे धीरे कम होता है, जीएसटी की वजह से टैक्स बर्डन कम हुआ है, ठीक है। अगर चीज़ों की मतलब सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज की बोले तो उसकी भी जो प्राइस है अल्टीमेटम कम हुआ है, तो ये फायदा हुआ है कस्टमर्स को, ठीक है। सो ये था बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, उसकी फीचर्स क्या क्या है, और बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी का बेनिफिट्स क्या क्या हुआ है। बेसिकली हमने तीन लोगों की बात की, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड कस्टमर की, ठीक है। सो आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आराम से आप लिख पाओगे कि जीएसटी क्या है, इसकी फीचर्स क्या है और इसकी बेनिफिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ठीक है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से बात करेंगे जीएसटी